बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो इस चैप्टर के पास यूक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपने ये पढ़ना है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है सिस्टम वाइज के सीवीएस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या होगा, रीनल सिस्टम पे क्या होगा, एंडोक्राइन पे क्या होगा, हेमाटोलॉजी जीआईटी पे क्या होगा। ओके, इन सारे सिस्टम के ऊपर आपने पढ़नी है। बस एक बात याद रख लेना कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें फ्लूइड की रिटेंशन होती है। उस फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से जो मदर में जो वेट गेन होता है वो 11 से लेकर 13 केजी होता है। एवरेज 12.5 या 12.8 याद रख सकते हो। ये फ्लूइड की रिटेंशन क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड पावर भी होती है। ये सोडियम की रिटेंशन कराता होता है, सोडियम की रिटेंशन कराता होता है, इसकी वजह से फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है। इसके अलावा जो थर्स्ट का थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है। ओके, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर वो कम हो जाता है, उसकी वजह से फ्लूइड की रिटेंशन आपको देखने को मिलती है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। लेकिन मेन आपने याद रखना है कि जो फ्लूइड की रिटेंशन है वो सोडियम रिटेंशन की वजह से होती है। ओके, उस सोडियम रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एचबी लेवल है वो कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाती होती है। तो आपने इस बेसिक प्रिंसिपल्स को आपने याद रख लेना है। ओके, सही हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। ओके, तो पहले तो हमने पढ़ लिया, हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया कि फ्लूइड की रिटेंशन होती है ड्यू टू सोडियम रिटेंशन और इसकी वजह से 11 to 13 केजी का वेट गेन होता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेजर चेंज होती है वो फर्स्ट 12 वीक्स में आपको देखने को मिल सकती होती है। और एक बात याद रख लेना, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो वेजोडायलेशन कराता है। एक बात तो याद रख लेना कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें बढ़ती है, तो आपने याद रखना है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाती है। अब कार्डिक आउटपुट का फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। तो हार्ट रेट भी बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। ओके, दोनों की जो परसेंटेज है वो 10% होती है, लेकिन जो कार्डिक आउटपुट है वो 30 to 50% बढ़ जाती होती है। हार्ट रेट 10 से लेकर 20% बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 10% बढ़ता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 30 to 50% आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता होता है। सही हो गया। ओके, और ये कार्डिक आउटपुट क्यों बढ़ता होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता होता है। ओके, क्लियर। और हार्ट रेट की बढ़ जाने की वजह से होता है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो कौन सी चीज़ पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में कम होते हैं? तो प्रेगनेंसी में याद रख लेना, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसमें वेजोडायलेशन करानी होती है। वेजोडायलेशन की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। या पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ओके, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दोनों कम हो गए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, लेकिन डायस्टोलिक वाला ज़्यादा कम होगा। और इनकी जब आप रेशो निकालोगे डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की, तो उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। ओके, डायस्टोलिक ज़्यादा गिर जाता है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक, तो जो पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पल्स प्रेशर भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता होता है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करता है वो भी गिर जाता होता है। और एवी ऑक्सीजन ग्रेडियंट ये भी आपको कम देखने को मिलता होता है, गिर जाता होता है। ओके, वीनस ब्लड कैरी मोर ऑक्सीजन। ओके, सही हो गया। यानी इनका जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली आपको कम देखने को मिलेगा। वेजोडायलेशन है ना, ज़्यादा वेन्स की तरफ ब्लड फ्लो आना शुरू हो जाएगा वेजोडायलेशन की वजह से। तो आपने ये बात आपने याद रख लेनी है। ओके, क्लियर। कार्डिक आउटपुट में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और क्या चेंजेस देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में? एक और चीज़ भी होती है, उसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन सिंड्रोम। पोस्चरल हाइपोटेंशन सिंड्रोम का मतलब है कि 20 वीक्स के बाद यूट्रस की इंलार्जमेंट होती है, वो इंफीरियर वेना कैवा को कंप्रेस कर देगा, स्पेसिफिकली सुपाइन पोजीशन के अंदर। ओके, जब इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेशन होगी बाय द ग्रेविड यूट्रस सुपाइन पोजीशन में या फिर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंफीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। दैट इज़ वाई जो फीमेल पेशेंट की जो मैनेजमेंट होती है एट द टाइम ऑफ लेबर, या जो मैनेजमेंट होती है वो रोल ओवर पोजीशन पे होती है। रोल ओवर पोजीशन, ओके, लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे होती है। ठीक हो गया, लेफ्ट लैटरल पोजीशन आपने याद रख लेना तक इंफीरियर वेना कैवा का कंप्रेशन ना हो। दूसरा, कार्डिक आउटपुट जो मैक्सिमम होती है वो कार्डिक आउटपुट लेबर के टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है। स्पेसिफिकली कार्डिक आउटपुट पोस्ट पार्टम पीरियड में ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू आउटो ट्रांसफिजन फ्रॉम यूट्राइन इन्वोल्यूशन है। ओके, इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपने ये बात याद रख लेनी है, जो S1 और S2 होती है लाउड हो जाती है। ओके, जो S1 है उसकी आपको स्प्लिटिंग देखने को मिल सकती होती है। ओके, S3 लाउड हो सकती है। ओके, और S4 कुछ केसेस में डेवलप होती है, S3 तो डेवलप हो जाएगी, S4 भी आपको देखने को मिलती होती है। बाकी ब्लड प्रेशर चेंजेस आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है कि ब्लड प्रेशर गिर जाता होता है, क्योंकि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो 35% कम हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों कम होती है? क्योंकि वेजोडायलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसने रिलैक्सेशन करा देनी है। ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक वाला होता है वो ज़्यादा गिर जाता होता है। ओके, जो ब्लड प्रेशर चेंजेस होती है वो वहाँ की पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। अगर सुपाइन पोजीशन है तो ब्लड प्रेशर लोवेस्ट होगा, अगर सीटेड पोजीशन है तो ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होगा।
तो कुछ मैंने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए सीवीएस के। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में इंक्रीज करते हैं। पहले आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे एक है मिनट वेंटिलेशन। जो मिनट वेंटिलेशन होती है, 1 मिनट में आप कितना वेंटिलेट कर रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना वॉल्यूम एक्सपायर या इंस्पायर किया है, जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और कितना आपने कितना आपका रेस्पिरेटरी रेट था। तो एक बात याद रख लेना कि जो होता है टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता होता है प्रेगनेंसी में। जब टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगी। जब मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगी, ओके, इससे रिलेटेड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की अपटेक भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में इंक्रीज होते हैं। दूसरी तरफ आपने ये बात याद रखना है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होती है, जो ब्रीदिंग होती है वो डायफ्रामेटिक हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है मतलब आप इंस्पायर कर रहे हो उतना ही आप एक्सपायर कर रहे हो, मतलब आप वॉल्यूम को बाहर निकाल रहे हो। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम कम तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये भी कम हो जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो भी कम हो जाएगी। और CO2 भी कम हो जाएगी क्योंकि डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन बढ़ गई है, CO2 निकल जाएगा। माइल्ड रिस्पिरेटरी एल्केलोसिस है और ये फिजियोलॉजिकल होता है। जो पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में कांस्टेंट रहती है वो रिस्पिरेटरी रेट है, ओके, वाइटल कैपेसिटी है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। आप उसको याद रखते हैं IVR से रट्टा मार सकते हो। ओके, आई से आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, V से वाइटल कैपेसिटी, R से रिस्पिरेटरी रेट। इसके बाद है चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ओके, तो अगला सिस्टम है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में आपने स्टार्ट करना है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस, फिर वजाइना, सर्विक्स, इन सब पे आपने चेंजेस वगैरह पढ़नी है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस भी आएंगे। ओके, इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ओवरी पे क्या चेंज आएगा। तो ओवरी क्या होगी, ओवरी इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बन जाती है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाती होती है। ओके, और याद रख लेना ओवरी इज द ओनली इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन विच इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ओके, तो ये बात याद रख लेनी है। ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी और जो कॉर्पस लूटियम है वो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन प्रोड्यूस करेगा। ये तो 3 चेंजेस होती है ओवरी के अंदर। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंज आएगा, फैलोपियन ट्यूब वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाता होता है। ओके, तो ये फैलोपियन ट्यूब में चेंज आ जाएगा। इसके बाद यूट्रस पे आ जाते हैं। अब यूट्रस की जो दीवारें है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी ताकि ज्यादा अकोमोडेट कर सके। ओके, थिन वाल्ड हो जाएगी। साइज, वेट और कैपेसिटी बढ़ जाती होती है क्योंकि थिन वाल्ड होगी तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, साइज और वेट भी बढ़ जाता है। यूट्रस की जो शेप है वो सिर्फ पेयर से सेफेरिकल बन जाती है, पेयर से सेफेरिकल बन जाती होती है। दूसरा जो यूट्रस है वो पेल्विक से एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता होता है। जिस तरह ओवरी था वो भी एब्डोमिनल ऑर्गन बन गया था, तो यूट्रस भी एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगा। और यूट्रस की जो सॉफ्टनिंग है, यूट्रस की सॉफ्टनिंग को लैटिन साइन बोलते हैं और सर्विस की सॉफ्टनिंग को गोडल साइन बोलते हैं। और जबकि सर्विस का कलर अगर पर्पलिश ब्लू या वायलेट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम चैडविक साइन। और ये चैडविक साइन आपने यहाँ पे भी पढ़ना है वजाइना के अंदर। वजाइना में भी जो कलर वायलेट हो जाएगा उसको बोलते हैं चैडविक साइन। ठीक हो गया। ओके, तो ओवर यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस थिन वाल्ड हो जाएगा, उसका साइज, वेट और कैपेसिटी बढ़ जाता होता है। उसका जो शेप है वो पेयर से सेफेरिकल बन जाता होता है। पैल्विक से एब्डोमिनल ऑर्गन पोजीशन चेंज हो जाएगी। और यूट्रस की जो सॉफ्टनिंग है उसको लैडन साइन बोलते हैं। सर्विस की सॉफ्टनिंग को हम बोलते हैं गोडल साइन। इसके अलावा सर्विक्स एक थिक स्टिकी म्यूकस प्लग प्रोड्यूस करेगा। जब ये लेबर के टाइम पे निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं शो, बोलते हैं शो। कलर इसका पर्पलिश ब्लू हो जाएगा जिसको चैडविक साइन बोलते हैं। इसके अलावा ओके, वजाइना में क्या होगा, वजाइना में वास्कुलैरिटी बढ़ जाएगी, हाइपरइमिया हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा जो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, चैडविक साइन होता है। पीएच डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं डोडालिन बैसिलस या लैक्टोबैसिलस वो बढ़ जाते होते हैं। और जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे पीएच एसिडिक हो जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस। ओके, लास्ट में जो ब्रेस्ट में भी चेंजेस क्या हो सकती है, ब्रेस्ट में क्या हो सकती है, ईस्ट्रोजन की वजह से लैक्टिफिरस डक्ट का नंबर बढ़ जाएगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से नंबर ऑफ एल्विलाई बढ़ जाएगी। ओके, जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा, जो ऑक्सीटोसिन है मिल्क की इजेक्शन करवाएगा। ओके, ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में लैक्टेशन नहीं हो पाती क्योंकि जो प्रोलैक्टिन का इफेक्ट है वो ईस्ट्रोजन ने ब्लॉक किया हुआ होता है। ओके, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं चेंजेस इन रीनल सिस्टम के अंदर। ओके, तो रीनल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आएगी, रीनल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा। ओके, तो जो जीएफआर होता है वो कैसे निकालते हो, केराटिनिन क्लियरेंस से निकालते हो, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साइज ऑफ किडनी देखने को मिलेगा। असल में यहाँ पे ना जो यूरिनरी ट्रैक है उनकी डायलिटेशन होती है। ओके, यूरिनरी ट्रैक के डायलिटेशन की वजह से क्या होगा, जब इनकी दीवारें मोटी मोटी होगी, डायलिटेशन होगी, तो आपको हार्ट प्रोसेस देखने को मिल सकता होता है। कौन से पैरामीटर प्रेगनेंसी में डिक्रीज होते हैं, जब ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा किडनी के पास तो किडनी क्या करेगा, किडनी उसको एक्सक्रीट करेगा, प्रोटॉन्स को निकालेगा और सोडियम को निकालेगा, पोटेशियम को निकालेगा। उसके पीछे क्लोराइड आ जाता है, उसके पीछे फिर ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, केराटिनिन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सब चीज़ें कम हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने रीनल सिस्टम के अंदर पढ़ लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, अच्छा,
अब नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकल ग्लाइकोज यूरिया होता है, ओके ठीक हो गया, ओके। यूरिन जब यूरिन रिपोर्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल ग्लाइकोज यूरिया क्यों होता है, क्योंकि जीएफआर बढ़ गई है तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी ग्लूकोज की, लेकिन जो प्रोक्सिमल टिब्यूल है उनकी जो सैचुरेशन है रीअब्जॉर्प्शन की वो रीच हो जाती है, तो सैचुरेटेड रीअब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म और जीएफआर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोज यूरिया देखने को मिलता होता है, ओके। जीडीएम को कंफर्म करने के लिए 3 टेस्ट आपने रट्टा मारनी है, ओजीटीटी, आरबीएस और HbA1c होता है। अब इसके लिए 2 तरह की गाइडलाइंस होती है, WHO नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक फास्टिंग में 5.6 और ओजीटीटी में 7.8 होता है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा उस वाले चैप्टर में, लाइक मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी वाले में, ओके। अब एक फीमेल है जिसको माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया राइट साइड का, प्रेगनेंसी है, देखो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल डायलेटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक बाय द 3rd ट्राइमेस्टर, और इसकी वजह से एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। अभी चूंकि फिजियोलॉजिकल है तो आपने क्या करना है, नो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फिजियोलॉजिकल होता है, आपने रीअश्योरेंस करना होता है, लेकिन अगर बार बार हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रही है तो आपने रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, वो यूरिन एग्जामिनेशन करानी है, यूरिया क्रिएटिनिन कराना होता है, और पाइलोप्लास्टी और नेफ्रेक्टमी वैसे ये प्रेगनेंसी में इंडिकेट नहीं करते होते, ओके। तो ये तो आ जाएगा आपका चेंजेस इन रीनल सिस्टम। अब चेंजेस इन हिमाटोलॉजिकल सिस्टम, अब चेंज इन हिमाटोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, आपको बताया था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, हीमोडायलेशन होती है, फिजियोलॉजिकल हीमोडायलेशन होती है। अब एक बात याद कर लेना, प्रेगनेंसी में आरबीसी मैस भी बढ़ेगा और प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन जो आरबीसी मैस होता है वो तकरीबन बढ़ता है 20 to 30%, और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 30 to 50% बढ़ता है, या 40 to 50% बढ़ता है। अभी ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सपांशन, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल हीमोडायलेशन देखने को मिलती है। इस हीमोडायलेशन की वजह से आरबीसी काउंट, पैक सेल वॉल्यूम, हेमाटोक्रिट, एचबी सारे के सारे गिर जाते होते हैं, ओके। और अगर किसी फीमेल को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन डेट मीन्स के 20वें हफ्ते से पहले है, तो वो मास्क हो जाती है फिजियोलॉजिकल, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजिकली फॉल करता होता है वेसोडायलेशन की वजह से, तो वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन को मास्क कर सकता है। व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो लेबेटेरोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, बाकी मिथाइल डोपा, हाइड्रोलाजीन, निफेडिपिन आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ओके। सही हो गया, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। बाकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेग्नेंट फीमेल, ओके, हिमाटोलॉजिकल सिस्टम पे क्या क्या होगी, ओके। तो पैरामीटर्स जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, सारे वॉल्यूम बढ़ेंगे, पैक सेल वॉल्यूम के अलावा बाकी सारे बढ़ेंगे, ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, आरबीसी वॉल्यूम है, एचपी मैस बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी बढ़ता है, खासतौर पर न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन मैस ज़्यादा हो रहा है, सारे क्लोटिंग फैक्टर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ, ओके, प्रेगनेंसी कौन सी होती है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, ओके, डीवीटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर बढ़ते हैं, सिवाय फैक्टर 11 और फैक्टर 13 के कम हो जाती है। फिब्रिनोजन ये भी बढ़ेगा और ईएसआर भी बढ़ेगा, फिब्रिनोजन ज़्यादा होने की वजह से। अब कौन सी चीज़ें प्रेगनेंसी में कम होती है, तो आपका हिमाटोक्रिट होता है, ओके, एचबी कंसंट्रेशन होती है, पैक सेल वॉल्यूम कम हो जाता है, ओके। जब आरबीसी कम डाइल्यूट हो गया तो विस्कोसिटी नहीं होगी, प्लेटलेट काउंट भी आपको कम देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है न्यूट्रोफिल वाले, और 11 और 13 के बारे में बात कर सकते हैं। बाकी जो पैरामीटर्स जो कैन अफेक्टेड होते हैं वो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम होता है, ओके। अब हम आ जाते हैं चेंजेस इन जीआईटी सिस्टम, ओके, चेंजेस इन जीआईटी सिस्टम। अब जीआईटी के अंदर थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक यहाँ पे की है, ओके, सही हो गया। फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह पढ़ना है, फिर स्किन के ऊपर आपने चेंजेस वगैरह पढ़नी होती है, ओके। अब यहाँ पे यही बात रखना है कि कौन सी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में ठीक हो जाती है, तो वह ड्यूडिनल अल्सर प्रेगनेंसी में जाके ठीक हो जाता है, ठीक हो गया, ओके। अब प्रेगनेंसी में क्या चीज़ देखने को मिलेगी, पैरामीटर्स जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाते होते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज टोन ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर, गलत, प्रेगनेंसी में जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन कम हो जाती है, उसकी वजह से रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो जाता है। तो पहले तो आपने याद रखना है कि इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होगा, हार्ड बर्न होगा, हर चीज़ कम हो जाएगी। फिर आप आ जाओ, इसोफेगस के नीचे स्टोमक आता है, तो स्टोमक की मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटाइंग होगी, ओके। तीसरे नंबर पे आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की मोबिलिटी या मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। स्टोमक की मोटिलिटी और सिक्रीशन, एसिड सिक्रीशन दोनों कम हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्प्शन अनचेंज होती है, लेकिन आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, ओके। लार्ज बोवल पे आ जाओ, लार्ज बोवल की मोटिलिटी कम हो जाती है, उसकी इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ओके। ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो रही है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बाय द इनलार्जिंग फीटस, वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो टोन ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर कम हो जाती है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो जाता है, गट मोटिलिटी, बाकी सब चीज़ें कम हो जाती है, ओके। अब हम आ जाते हैं चेंजेस इन स्किन, तो स्किन में क्या होगा, स्किन के अंदर आपने फेमस पढ़ा होगा स्ट्राया ग्रेविडेरम, ये आपको देखने को मिलता होता है, मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से देखने को मिल सकता है स्ट्राया ग्रेविडेरम, या फिर हार्मोन्स की वजह से देखने को मिल सकता है, रिलैक्सन ईस्ट्रोजन है। बाकी स्किन की हाइपर
पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है ड्यू टू MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओके, अब इस पिगमेंटेशन की वजह से 3 चीज़ें होगी, लीनिया नाइग्रा होगा, मिलास्मा होगा, मास्क लाइक फेस ऑफ प्रेगनेंसी, और पिगमेंटेड निवाई होगी। तो हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर एमिसिस ग्रेविडरम, पाल्मर एरिथीमा देखने को मिल सकता होता है। ओके, स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिया आपको देखने को मिल सकता है, चैडविक साइन भी देखने को मिल सकता है, एक्नी, मॉन्टगोमरियन टुबरकल है, एक्जिमा है, हिर्सुटिज्म, ये आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ओके, इसके बाद चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या होता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अर्ली प्रेगनेंसी में डिक्रीज होता है, फिर इसके बाद भी डिक्रीज होता है, लेकिन उसकी रेशियो रिलेटिवली कम होती है। ओके, अब हम हार्मोन्स पे आ जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होगा, प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है कि कौन से हार्मोन कम हो गए, कौन से हार्मोन ज़्यादा हो गए। तो जो हार्मोन ओके, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज प्रोलैक्टिन। ओके, वैसे प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी में बढ़ता होता है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक्स है काफ़ी सारी। ओके, दूसरा है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है, इसने इंक्रीज लिखा हुआ है, मिस्टेक्स है इसमें। इंसुलिन के रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं, यस। थायराइड फंक्शन टेस्ट यूजुअली अनचेंज होते हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, कॉर्टिसोल बीटा सीटी ज्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, इसने कम लिखा हुआ है, तो ये आप सही कर लेना। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ MCQs पॉइंट्स है। लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन प्रेगनेंसी, वो डिक्रीज हो जाता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्ब्लाइकल वेन में होता है, एक अम्ब्लाइकल वेन और 2 अम्ब्लाइकल आर्टरी और वार्टन जेली होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 280 डेज होता है। ओके, प्रेगनेंसी में स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, बल्कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता है। कितने फीसद बढ़ता होता है, 10% तक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता है। ओके, अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ग्लाइकोस यूरियन प्रेगनेंसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होती है, क्योंकि GFR बढ़ रहा है और सैचुरेटेड रीअब्जॉर्प्शन सैचुरेट हो चुकी है। प्राइमरी ग्रेविडा है, हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन है। ओके, हार्ट बर्न क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, इसोफेजल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो गई है। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, ओके, कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रही है क्योंकि जो लार्ज बोवल की मोटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोस यूरिन प्रेगनेंसी, वंस अगेन GFR ज्यादा और सैचुरेटेड मैकेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो 30 to 50% कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन CVS ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो CVS में क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। काज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो वो क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम 40 to 50% बढ़ता है एज कम्पेयर टू RBC मैस, जो कि 20 to 30% था। इफेक्ट ऑन कार्डिक आउटपुट, तो कार्डिक आउटपुट 30 to 50% बढ़ जाती होती है, मैक्सिमम 20 वीक्स पे होती है, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होती है वो लेबर के टाइम पे आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद है कि जो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्ब्लाइकल वेन में वो हाईएस्ट होता है। दूसरा नंबर पर टेक्टस विनोसस है, 80% होता है। ग्लाइकोस यूरियन प्रेगनेंसी नॉर्मल कंडीशन होती है। ये क्यों होती है ग्लाइकोस यूरिया, ड्यू टू इंक्रीज GRF नहीं GFR और सैचुरेटेड मैकेनिज्म की वजह से। काज ऑफ हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि टोन कम होने की वजह से और लार्ज बोवल की मोटिलिटी कम होने की वजह से आपको देखने को मिलता होता है हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। और डूडिनल अल्सर ठीक हो जाता है प्रेगनेंसी में।